कहां लेके चले गए, सी से ए लेके चले गए। अब बताओ बी से ए जाएं या फिर बी से सी से ए पे जाएं, वर्क डन मेरा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसका वर्क केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो जब हम बी पॉइंट से मूव करके ए पॉइंट पे आएंगे तो हम किसी भी पाथ को फॉलो करें, वर्क मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्यों हमने इस तरह से कंसीडर किया है बी से सी से ए? क्योंकि ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम कैलकुलेट करें वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ बीसी। क्लियर? अब बीसी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले यहां पे एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे इमेजिन करो कि किसी टाइम पे जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज यहां कहीं पहुंच गया। तो देखो क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं बी से सी से ए। किसी टाइम पे मान लो क्यू चार्ज यहां कहीं है और उसका डिस्टेंस है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस लाइन चार्ज। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर होगी और उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 2k लैम्डा बाय एक्स। देखो यही तक नहीं था वहां पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वहां पे कितना, 2k लैम्डा बाय एक्स। ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल अगर स्लोली चल रहा है तो स्लोली का मतलब होता है इसका एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो तो उस पर नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स उस इंस्टेंट पे एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा होगा। अगर दोनों का फोर्स इक्वल नहीं हुआ तो फिर उस केस में चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम पे अगर देखोगे तो हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, एफ एक्सटर्नल एफ सी के बराबर है। अब एफ सी क्या है, एफ सी है फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर कोई क्यू चार्ज है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके प्लेस किया है तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई। वैल्यू पुट कर दो E की तो रिजल्ट हो जाएगा 2k लैम्डा Q बाय एक्स। देखो है कि नहीं वहां पर? ये तो हो गया फोर्स किसका, एक्सटर्नल एजेंट का, और यही फोर्स किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। क्लियर? अच्छा, हम किसका वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहां फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया राइट की ओर। अब मान लो किसी टाइम पे चार्ज पार्टिकल को हमने स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, dr। अब बताओ फोर्स कहां लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, डायग्राम देखो जरा पे, ये यहीं पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है राइट की ओर। हमने चार्ज पार्टिकल को स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस किया dr। ध्यान रखना ये जो फोर्स है, ये फोर्स वेरिएबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, x पे। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर है, और वो फोर्स मेरा वेरिएबल है। फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो याद होगा वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते थे। वर्क कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था वहां पे F डॉट आर, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते थे जब फोर्स कांस्टेंट था। दूसरा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर, और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब फोर्स मेरा कैसा होता है, वेरिएबल होता है। देखो ये कि नहीं वहां पे। तो इस केस में फोर्स हमारा वेरिएबल है तो हम लोग ये फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे। तो किसी इंस्टेंट पे फोर्स कहां है, राइट की ओर, स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, लेफ्ट की ओर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्मॉल अमाउंट का जो वर्क होगा,
अब एफ डॉट डी आर, थीटा की वैल्यू अगर 180 होगी तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस एफ सी इंटू डी आर। अब ध्यान है डी आर वहां पे स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा माइनस एफ सी का मतलब हो गया 2k लैम्डा क्यू बाय एक्स इंटू क्या हो गया डी आर। क्लियर? अच्छा आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह के केस में हम वर्क कैलकुलेट करते थे तो याद होगा वहां पे कि डी आर वहां पे डिस्प्लेसमेंट था और बाद में हम डी आर को या तो dx या फिर dy से क्या करते थे, रिलेट करते थे। तो अब जो dr रहेगा, dr की जगह या तो हम लोग यूज करते हैं dx या फिर क्या यूज करते हैं माइनस dx। ध्यान ना, एक बार जो साइन आया है नेगेटिव वो किसके कारण आया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण आया है। अब अगली बार dr को हम रिप्लेस करेंगे या तो dx से या फिर dy से। यहां पे x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो dr की जगह या तो प्लस dx होता है या फिर माइनस dx होता है। वर्क और एनर्जी में क्या लिखवाया था, dr की जगह प्लस dx लिखेंगे अगर x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, dr की जगह माइनस dx लिखेंगे अगर x कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ जब हम b से c की ओर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है तो dr की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस dx। अब dr की जगह माइनस dx पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू बाय एक्स इंटू क्या हो गया dx। देखो है कि नहीं है, वहां पर एक बार साइन आया एंगल के कारण और दूसरी बार साइन आया कि x बढ़ रहा है या फिर x वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ध्यान है ये तो हमने कैलकुलेट किया स्मॉल अमाउंट का वर्क और ऐसे तो हमने चार्ज पार्टिकल कई बार मूव कराया होगा। तो टोटल के लिए इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। अब इंटीग्रेट करोगे तो 2k लैम्डा क्यू बाहर आएगा, बचेगा केवल कितना 1/x और 1/x। अच्छा अब x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो हम b से c आ रहे हैं तो x की वैल्यू 3a से 2a होगी। देखो होगा ही नहीं का, अगर हम b से c जा रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज हो रही है 3a से कहां तक, 2a तक। ये ध्यान ना, वर्क किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कहां से कहां तक आने में, b से c तक आने में। अब अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा क्यू और बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 3a से 2a। इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू इंटू लॉग, पुट करोगे log 2a माइनस log 3a, log m माइनस n हो गया log m बाय n। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log 2/3 और ये log मेरा क्या होता है, नेचुरल होता है। ये वर्क किसका है, ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का है जब मैं चार्ज पार्टिकल को b से c लेके जाता हूं। क्लियर? अब आओ जरा c से a। अब c से a अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे चल रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कहां लग रहा है, राइट की ओर लग रहा है और हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है। हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो हम फोर्स कहां अप्लाई कर रहे होंगे, हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, देखो इस डायरेक्शन होगा नहीं, वह लेफ्ट की ओर। जब c से b जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लग रहा है, हमें चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स हमें 0 रखना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर फोर्स अप्लाई कर रही है तो हम फोर्स कहां अप्लाई करेंगे, लेफ्ट की ओर अप्लाई करेंगे। और हमेशा देखो ये फोर्स इसके ऑपोजिट है कि नहीं है। अब चार्ज पार्टिकल की अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना एंगल फॉर्म करते हुए चलेंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ CA क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो टोटल वर्क आएगा कंजर्वेटिव फोर्स का वो हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू इंटू लॉग 2/3। देखो चेक करो है कि नहीं है वहां पे। लेकिन हमें किसका वर्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल होगा और दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या होगा, जो करेक्ट ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये वर्क तो किसका है, कंजर्वेटिव फोर्स का है। हमें वर्क किसका फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नल एजेंट का। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसके आगे माइनस साइन लगा दो, -2k लैम्डा क्यू लॉग
2/3। अगले स्टेप में बताओ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन इधर ले जाओ तो रिजल्ट हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू इंटू लॉग ऑफ 3/2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे ये आंसर भी मेंशन करता है और ये आंसर भी मेंशन करता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो मेरा ये है। और ध्यान, अगर मैं dx का साइन नहीं लेता, अगर dx का साइन नहीं लोगे तो आंसर जो है वो आंसर तुम्हारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखोगे मॉड्यूल में भी है, और इस तरह का क्वेश्चन जो हम रेफरेंस बुक यूज करते हैं सिंगेज की, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहता है वहां पे। तो कॉन्सेप्ट यही यूज करना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैलकुलेट करेंगे, और वो वर्क मुझे मेरे लिए कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि वो वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है तुम्हें, कि जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी थी किसके कारण, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण। तो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। कितने डिस्टेंस पे हमने कैलकुलेट करी थी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी d डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी 2k लैम्डा बाय d। देखो ये रिजल्ट था कि नहीं था वहां पे। अब ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है, d डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। बाकी सब टर्म मेरे क्या है, कांस्टेंट है। तो चेक करो, E इंटू डी कांस्टेंट है